हेलो दोस्तों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अध्याय 5वां है जो गति एवं बल पर है, जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसमें जैसे हम 2-3 चैप्टर को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें कई सब्जेक्ट को कवर करना और टाइम उतना ज़्यादा है नहीं। अभी जो है क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट भी करवाना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि दिन में जो है 1 या 2 ही वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले गति। गति क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोशन। यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करे तो उसका यह स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। जैसे लुढ़कती हुई गेंद, चलती हुई गाड़ी, वो क्या है, वो गति करती है ना, तो इसीलिए उसे कहा जाता है गति, गतिमान। ठीक है। इसके बाद आगे थोड़ा देखते हैं। और आगे है, लेकिन किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही है तो वह वस्तु गतिमान नहीं है, वह विराम अवस्था में है। जैसे अब देखिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गतिमान है, लेकिन पृथ्वी पर जो कोई स्थिर वस्तु है वो क्या होगा, वो तो गतिमान रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ गतिमान चीज़ पर है तो वह भी वस्तु जो है गतिमान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह देखिए उदाहरण, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमेशा जो है नाचती है। तो ऐसा जो कोई सामान है जो पृथ्वी पर, ऐसा तो है ना कि वो गति करने लगा। जब किसी के सापेक्ष गति करेगा, जैसे पृथ्वी ऐसे है या कोई सतह है, तो उसके सापेक्ष जो है कोई वस्तु गति करेगी। या जैसे गाड़ी है तो सड़क तो वहीं रहती है, सड़क तो गतिमान कर नहीं रही है। हालांकि जो है पृथ्वी पर ही जो है सड़क बना है, इसीलिए सड़क भी गति कर रही है, लेकिन वह गति नहीं कहा जाएगा। यही चीज़ ये बताने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद जब कार चलती है तब वह सड़क के सापेक्ष देखा जाता है तो सड़क वहीं रहती है, और गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है, तो वही क्या है, गति है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं गति के प्रकार। गति के कई प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है हम लोगों का सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या होता है? सरल रेखा में गतिमान किसी कण की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कोई भी कण है या कुछ भी है, वो एक सीधी रेखा में जब गति कर रहा है तो वह क्या होता है, रेखीय गति होता है। जैसे इस तरह अगर कोई गति कर रहा है केवल सीधे सीधे बिल्कुल, तो क्या होता है, रेखीय गति। अगला क्या है, वृत्तीय गति। अब शब्द से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, वृत्तीय मतलब होता है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है गोला, या इसे 2 डायमेंशन में इसे वृत्त ही कहेंगे, गोला नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसमें दिया गया है, यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सूर्य बना लेते हैं तो इसके चारों ओर क्या होती है, पृथ्वी जो होती है ऐसे 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 गति करती है। तो क्या है, जब इसी के चारों ओर गति कर रही है तो क्या होती है, वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद चलिए अगला चलते हैं, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या है, यदि कोई पिंड स्थित अक्ष पर घूर्णन करता है या गति करता है तो उसे होने वाली गति घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे लट्टू क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर वो नाचता है, अपने चारों तरफ अपने केवल घूमता है। जैसे पृथ्वी भी क्या है, अपने आप भी जो नाचती है तो वह घूर्णन करती है, और वह जब सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो वह परिक्रमा करती है। ठीक है। और देखिए आप इंजन में देखेंगे लगी हुई पुल्ली, पुल्ली क्या होती है, अपने आप घूमती है वो चारों तरफ। ठीक है। ऐसा नहीं वो किसी के चारों ओर घूमती है, किसी के नहीं, बल्कि वो अपने धुरी पर खुद नाचती है। जो भी वस्तु अपने धुरी पर नाचेगी एक केंद्र बनाकर, वह क्या होगी, घूर्णन गति। चलिए अगला है दोलन गति। दोलन गति क्या है, इसको देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित साम्य स्थित या बिंदु के आगे पीछे एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे झूला, झूलता बालक, आप देखे होंगे झूला इस तरह बना होता है और इस तरह इस पर बालक बैठा होता है तो इस तरह गति करता है। इस तरह जो गति होती है इसे क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है। इसके बाद अगला है आवर्ती गति। अब आवर्ती गति में क्या होता है,
जब कोई वस्तु या कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति दोहराता है या पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी में पेंडुलम की सुई जो होती है, पेंडुलम उसे कहते हैं, घड़ी की सुई को, घड़ी के पेंडुलम की गति वो क्या होती है, वो बार बार दोहराती रहती है, ठीक है। इसीलिए उसे कहा जाता है आवर्ती गति। आवर्ती गति मतलब जो आती है बार बार, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जो है 1-2 बार और पढ़ लेना, इसे पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। जब किसी वस्तु या पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंक दिया जाता है और गुरुत्व बल के कारण वह परवलय पथ पर गति करने लगता है तो यह प्रक्षेप्य गति कहलाता है। जैसे आप देखेंगे खिलाड़ी क्या करता है, कोई गेंद जब फेंकता है, जैसे यहाँ से कोई खिलाड़ी गेंद फेंका ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जाएगा फिर ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं आता है। जब आप देखते हैं कोई खिलाड़ी फेंकता है तो ऐसे हुए आता है, गेंद क्या ऐसे ही आती है। तो यही जो पथ जो है, ये ऐसा गोला वाला जो पथ जो है तय करती है गेंद, यही पथ जो है परवलयाकार पथ कहलाता है। और यह गति कौन सी कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है, ठीक है। आशा कि आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा जो चीज़, वो चीज़ आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, उसमें हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। आशा हम कोशिश करेंगे पूरा बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी क्या होता है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर है। अब जैसे कोई हम दूरी हम यहाँ से मान लीजिए तय करते हैं यहाँ तक किसी भी माध्यम से, जैसे या तो हम कार से करते हैं या मोटरसाइकिल से करते हैं या साइकिल से करते हैं, तो यह जो इतनी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 5 किलोमीटर की दूरी तय होगी, ठीक है। दूरी इसे ही कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझाते हैं वास्तव में विस्थापन होता क्या है। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक व ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। अब देखिए, अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है, यहाँ से लेकर जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर, वो क्या कहाँ गया, यहाँ पे गया। फिर मान लीजिए ऊपर गया, यहाँ पे मान लीजिए कितना गया, 5 गया। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, मान लीजिए 4 जाएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि वह जो है 3 किलोमीटर और गया किसी साइड, मान लीजिए इधर साइड, तो पूछा जाएगा कि वह उसकी जो है विस्थापन कितना हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 5 4 9 और 3 7, ऐसा नहीं है कि 7 किलोमीटर बता के, तब जो है दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट यहाँ से काउंट की जाएगी। तो यह लगभग जो दूरी आए 4 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर जो भी आए, ठीक है, वो वहाँ से दूरी नाप लेंगे। एक और हम ट्रायंगल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी अगर मान लीजिए पूछ लिया x का मान बताइए, तो कितना हो जाएगा। ये आप क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ से दूरी यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर पूछ रहा अब यहाँ से लेकर अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी क्या है, यही क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो है 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जोड़ लेंगे तो 5 4 9 किलोमीटर, वो तो फिर क्या हो जाएगी, वो तो दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा तो यह जो डायरेक्ट यह जो दूरी है, डोरी कहें या दूरी कहें, क्योंकि अगर हम डोरी से अगर हम बांध लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी होगी वही। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि इसको अगर हम कर्ण कहें, ये कर्ण है जिसे हम x माने हैं, तो हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। 25 और 16 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा,
25 और 16, तो x का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 41। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे, तो ये 25 और 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा अंडर रूट में। अगर ये नहीं कट रहा तो ही आपका इतना उत्तर हो जाएगा। अगर वो और कैंसिल हो रहा, अगर मान लीजिए हम इसको कितना मान लें, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कटे, अगर मान लीजिए हम 3 मान लेते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 4 चौक का 16, माने 3 त्रिक का 9 और 16 कितना आपका हो जाएगा 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। फिर इसका जब बाहर करेंगे तो ये कितना उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा या 5 किलोमीटर या जो भी मात्रक में दिया रहेगा। आशा है कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी विस्थापन क्या होता है। अच्छा, एक बात और है, यह जो है दूरी शून्य भी होती है। कैसे शून्य होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, फिर इधर गया 5 किलोमीटर, फिर इधर गया 2 किलोमीटर, फिर इधर गया 3 किलोमीटर, फिर वह वहीं आ गया, तो पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा। तो वह व्यक्ति तो इतना ही गया, मतलब वहीं अपने स्थान पर फिर आ गया। जब वो अपने स्थान पर फिर आ गया तो विस्थापन कितना हुआ, यानी कुछ नहीं हुआ, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है चाल। अब हम चाल को देखते हैं। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब जैसे अब हम गए 5 किलोमीटर की दूरी तय किए 1 घंटा में, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, तो जो दूरी तय करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कैसे ज्ञात करते हैं, जो दूरी अगर मान लीजिए हम 5 किलोमीटर की दूरी तय किए, अगर हमको 1 घंटा लगा तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की दर से हमने दूरी तय की, यानी कि जो हमने गाड़ी चलाई थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी। ठीक है, अब चाल के प्रकार हैं। चाल के 3 प्रकार हैं। पहला होता है एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, तीसरा होता है औसत चाल। चलिए हम लोग इसको क्रमशः देखते हैं एक एक करके। पहला है एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तब वह चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, अगर मतलब बराबर किसी स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उतना ही चलती रहे, वैसे ही उतना ही स्पीड से, जैसे अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है तो 40 के ही रफ्तार से चलती रहे बराबर शुरू से लेकर अंत तक, तो वो क्या हो जाएगी एक समान चाल होगी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करे तब यह चाल वस्तु की असमान चाल कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम मोटरसाइकिल से दूरी तय कर रहे हैं, कभी हम 40 के स्पीड से चला दिए, कभी 60 के स्पीड से, कभी भीड़ आ गई तो रास्ते में 20 के स्पीड से आ गए, तो यह चाल क्या हो रही है, बार बार परिवर्तित हो रही थी, इसे कहते हैं असमान चाल। ठीक है, अब है अगला औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अब हम बताते हैं औसत चाल क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब भीड़ नहीं थी रास्ते में तब तो आप चल रहे थे 40 के स्पीड से, अगर मान लीजिए फिर भीड़ आ गई रास्ते में तो आप कितना स्पीड, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, 20 की स्पीड हो जाएगी। फिर इसके बाद भीड़ थोड़ी खाली हुई तो फिर आप 60 के स्पीड से चलने लगे, यानी कि मतलब कोई जो है उसका फिक्स स्पीड नहीं है। जब कोई पूछेगा कितनी स्पीड हुई, जब टोटल समय दिखा जाएगा, अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 घंटा के रफ्तार से, फिर इधर 1 घंटा, फिर इधर 1 घंटा लगा, तो हमने कितनी दूरी तय की 40 किलोमीटर इधर दूरी तय की, फिर भीड़ में जो 20 किलोमीटर, फिर जो और जब खाली रोड मिला तो 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय करें 1 घंटा, तो कितना होगा 40 20 60 हो जाएगा, और 60 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो आपका जो है ना कितना समय लगा 1 2 3 घंटा, तो 3 से इसमें हम भाग देंगे, कितना आपका आ जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमने दूरी तय की। कहने का मतलब ये है। तो यही जो है इसका सूत्र दिया गया, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम, अगला टॉपिक है वेग। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, कोई वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। ठीक है,
इसका क्या होता है, मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला चैप्टर और ये वाला टॉपिक जो होता है त्वरण। त्वरण क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे टिक कर दें जो जो इम्पॉर्टेंट है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तो ऐसा धनात्मक त्वरण कहलाता है, व अगर यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। अब जैसे इसको समझिए, जैसे जब हम मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो कभी कभी एक्सीलीटर जो होता है, वही जो एक्सीलीटर हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग अशुद्ध कहते हैं, जबकि उसका सही जो है एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, उसका जो हम लोग कहते हैं एक्सीलीटर, लेकिन हमें कहना चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। त्वरण जो होता है, कभी हम तेज कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। तो जैसे जब हम त्वरण हमेशा, जैसे अगर मान लीजिए कभी गाड़ी 10 पे रहती है, फिर 20 पे गई, फिर 30 पे गई, इस तरह स्पीड बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक त्वरण। यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसके बाद यदि समय के साथ वेग जो है घट रहा है, जैसे मान लीजिए हम पहले 60, 70, 80 पे चल रहे थे, फिर धीरे धीरे 60 से आ गए हम 50 पे, 50 से आ गए 40 पे, 40 से आ गए हम 30 पे, 30 से आ गए 20 पे, तो क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यानी कि जो है वेग की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही। तो इसे कहते हैं ऋणात्मक, जो है ऋणात्मक त्वरण। अब इसका जो है फार्मूला होता है त्वरण बराबर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एक्सीलरेशन। इसका जो है फार्मूला है वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यह एक सदिश राशि है। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण है, गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। पहला होता है, प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और v क्या होता है, समय के बाद वाला वेग होता है, और a जो होता है त्वरण होता है, t क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ये केवल बस ऐसे ही पूछा जाएगा कि गति का प्रथम समीकरण क्या है, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, चाहे ये वाला ऑप्शन दे देगा, तो हमें बताना रहेगा कि प्रथम समीकरण कौन है, द्वितीय समीकरण कौन सा, बस केवल इतना ही, बस हमें एक नंबर में पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, तो वो केवल ऐसे ही टिक लगा देंगे। इसका जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। दूसरा है द्वितीय समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ यस बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है। और तीसरा क्या है तृतीय समीकरण में, तृतीय समीकरण में है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, यह तीनों समीकरण आपका हो गया। अब क्या है, अब न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें हम टिक भी लगा दिए हैं। चलिए, पहला नियम क्या है इनका, जड़त्व का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। इसके बाद संवेग संरक्षण का नियम, जो हम लोग बॉल जैसे खींचते ना पकड़ते समय, वो संवेग संरक्षण नियम के कारण। और जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जैसे हम किसी भी बॉल जब पटकते हैं तो वो उछड़ती है, तो उसके ऊपर भी एक बल लगता है, तो वही क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं जड़त्व। जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। तो किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब समझिए व्यावहारिक भाषा में, जैसे कार चल रही है, तो जब उसमें ब्रेक लगाते हैं हम, तो क्या होती है, वो जो है उसके गतिमान होने पर वो रोकती है, यानी विरोध करती है ब्रेक। तो यह भी क्या है, एक जड़त्व है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अब यह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम जड़त्व और दूसरा होता है गतिका जड़त्व। विराम जड़त्व में क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम जड़त्व कहलाता है। जैसे कोई गाड़ी जब खड़ी है, तो उसे वह जो है चलाना, वह अपने आप जो है वह चलना नहीं चाहती है, वह जो है वह उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। ठीक है, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाह्य बल लगा के उसमें अतिरिक्त बल जब लगाते हैं, तब जो वह गाड़ी जो है चलती है या थोड़ा सा ढगराती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला क्या होता है, गति का
जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व का मतलब जब कोई भी वस्तु जो है वो गतिमान अवस्था में यानी जब चल रही है, वह उसमें जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो क्या करती है, वह ब्रेक जो है उसका गति का क्या करता है, विरोध करता है। यही जो विरोध करने की क्रिया है यही गति का जड़त्व होता है। ठीक है, अब हम लोग गति का प्रथम नियम देखते हैं। गति का प्रथम नियम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो यह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी जब बाह्य बल लगाएंगे, गाड़ी चल रही है तो बाह्य बल किससे लगाएंगे, ब्रेक से लगाएंगे। और जब गाड़ी रुकी हुई है तो हम लोग उसको ढकेलेंगे, तब चलना यानी कि गतिमान अवस्था में आ जाएगी, तब भी बल लगाएंगे। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, वह उसी अवस्था को क्या करती है, विरोध करती है, जिसे हम लोग गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आशा है कि यह जड़त्व वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल इसका है, बस या कार विरामावस्था से अचानक चल देने पर उसमें बैठे लोग झटका लगना या उनके पीछे लुढ़कना। जैसे जब कोई जो है बस चल रही होती है तो ब्रेक लगाते हैं जब ड्राइवर, तो क्या होती है, हम लोग जो है आगे लुढ़क जाते हैं। ठीक है, तो यह किसके कारण होता है, इसी जो है इनर्शिया के कारण यानी जड़त्व के कारण होता है। इसके बाद अगला उदाहरण है, कंबल को पीटने पर धूल का झरना। जैसे हम लोग कंबल को पीटते हैं तो उसमें से धूल जो होती है, धूल के जो कण होते हैं वो जो है कंबल से अलग हो जाते हैं। वो क्यों, जैसे कंबल गतिमान करते हैं, इसके बाद हम लोग कंबल को जो है रोक लेते हैं, फिर वो धूल जो है गतिमान अवस्था में बनी रहना चाहती है, तभी वो धूल निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु या पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब जैसे देखिए, जब कोई बच्चा होता है वह क्रिकेट खेल रहा होता है तो बॉल को अपनी ओर जब खींचकर जब वो कैच लेता है तो क्या होता है, उसे चोट नहीं लगती है। अगर मान लीजिए बॉल को जो है सीधे कैच कर ले, अगर वो अपनी तरफ पीछे ना खींचे तो उसे हाथ में उसके चोट लग सकती है। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे ए का मान अगर हम 0 रखेंगे तो उसके द्रव्यमान का जो है मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो जैसे मान लीजिए अगर ये 5 किलोग्राम का जो है गेंद है, या मान लीजिए 1 किलोग्राम का गेंद है, तो अगर इसमें त्वरण जो है 10 के स्पीड से होगी तो कितने हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसकी स्पीड और भार सहित जब आएगा तो बल कितना लगेगा, 50 न्यूटन का बल लगेगा। जब 50 न्यूटन का बल लगेगा तो हाथ में क्या हो जाएगा, हाथ फट सकता है या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। अगर मान लीजिए गेंद को जो है आते आते जो है हम उसको जो है स्लो कर लेते हैं, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन जो होता है, इसका मंदन यानी कि बिल्कुल शून्य करते हैं, शून्य। अगर इसका शून्य करने का तो 5 किलोग्राम अगर ये रहेगी तो शून्य से जब गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी संख्या जो हम 0 से जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है गेंद पकड़ते समय विकेट कीपर को या जो है कैचर को चोट नहीं लगती है। ठीक है, ये ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा जो कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है किस प्रकार जो गेंद को खींचते हैं चोट नहीं लगती है, वो किस नियम के कारण, तो आप तुरंत लगाएंगे गति का द्वितीय नियम। ठीक है, या संवेग संरक्षण का नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो आपको हम अभी समझा दिए। इसका एग्जाम्पल है, किसी खिलाड़ी क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों का पीछे खींचना, वही जो हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद फर्श पर कूदने से चोट लगती है परंतु रेत में कूदने से चोट नहीं लगती है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जैसे देखिए, अगर आप फर्श पर जब कूदेंगे तो आपको पैर में क्या, तलवे में बहुत तेज़ी से चोट लगेगी। वही जब आप रेत में यानी बालू में जब आप कूदेंगे तो वह उतना जो है, जब आपका पैर थोड़ा सा धंस जाता है उसमें थोड़ा सा, तो वह धंसने से जो होता है उसका जो है मान जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो शून्य हो जाता है, उसका जो संवेग होता है वो धीरे धीरे शून्य हो जाता है। ठीक है, तभी वो चोट नहीं लगते। इसके बाद गति का तृतीय नियम है, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही नियम न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसका देखिए उदाहरण कितना बढ़िया है। जैसे मान लीजिए
आप अच्छा हाँ उदाहरण तो हम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे तैरते समय तैराक पानी को पीछे ढकेलता है। जैसे तैराक क्या करता है, उसमें हाथ पांव जो है ऐसे पीटता है या पीछे जो है पानी को ढकेलता है, तब वह तैरता है। अगर वो ऐसी क्रिया कुछ ना करें तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वह जो है आयतन के अपने बराबर जो है वह ऐसे ऐसे पानी को जो है हटाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना। और आप देखे होंगे किसी मूवी वूवी में, तो क्या होती है जब कोई बंदूक चलाता है या कंधे पर रखकर, तो वो क्या पीछे झटका मारती है। जो गोली जो होती है पीछे झटका मारती है बंदूक, तो इसी कारण जितना तेज झटका मारती है उतनी तेज जो है गोली जो है बाहर जो है निकलती है। इसके बाद क्या है, फर्श पर गेंद के टकराने के बाद गेंद का उछलना। जैसे जब आप फर्श पर जब आप गेंद जो है तेजी से ऐसे पटकेंगे तो फर्श भी क्या करेगा, उसके ऊपर गेंद के ऊपर एक बल लगाएगा, उसी के कारण फिर वह उछड़ेगा। जितने तेज आप बल लगाएंगे उतने तेज वह गेंद उछड़ेगी। यही जो है क्रिया होती है, जैसे हम किसी के ऊपर एक क्रिया करेंगे तो भी हमारे ऊपर एक प्रतिक्रिया करेगा। यही क्रिया जो प्रतिक्रिया का नियम है, यही तीसरा नियम है। ठीक है, गति का। इसके बाद आपका आ जाता है बल। बल हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल वह धक्का या बाह्य कारक है या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। जैसे पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप क्या लगाएंगे, 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन। अगर पूछ लेगा बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। अगली परिभाषा है छोटी सी, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल के प्रकार, पहला है आपका संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, यदि वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। दूसरा है असंतुलित बल। अब यह क्या है, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। अब इसके बाद अगला है संपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं, जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे उसे संपर्क बल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, पेशीय बल, और दूसरा कौन सा है, दूसरा घर्षण बल। तो सबसे पहले हम पेशीय बल को देखेंगे, जो यह इम्पॉर्टेंट भी है। मनुष्यों, पशुओं एवं अन्य जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर की मांसपेशियों से जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे बाल्टी जो है हम लोग उठाते हैं, पानी से जो भरी बाल्टी रहती है, जो पेशी यानी हाथों के द्वारा जो हम लोग बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। बैलों द्वारा बैलगाड़ी खींचना, बैल क्या करता है, बैलगाड़ी खींचता है, तो वो भी तो अपने शरीर का बल व्यय करता है, तो वो भी क्या होता है, पेशीय बल में आता है। आपका दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे हम इम्पॉर्टेंट का टिक लगा दिए हैं। जब 2 पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला बल जो है वो जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। वही जो है विरोध जो करता है वही घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे किसी सतह पर जब जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम साइकिल से जाते हैं तो साइकिल में आप देखे होंगे खांचे निकले होते हैं, या जो है किसी भी गाड़ी के पहिए के चक्के में आप देखेंगे खांचे जो निकले होते हैं, वो खांचे इसलिए निकाले जाते हैं ताकि जो आपको घर्षण मिले। जब घर्षण मिलते हैं तो आराम से जो है वो चक्का जो है आराम से चलता है, जिससे स्लिप नहीं करता है। ठीक है। इसके कुछ लाभ और कुछ हानियाँ भी हैं। सबसे पहले लाभ देखते हैं, फिर इसके बाद हानि देखेंगे।
लाभ में क्या है, घर्षण बल के कारण जमीन पर सुगमतापूर्वक चल पाते हैं। जैसे हम चलते हैं ना, तो ये घर्षण बल के कारण, अगर मान लीजिए घर्षण बल बिल्कुल शून्य हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, छलक के गिर जाएंगे। जैसे जब काई लगी होती है कहीं बरसात में, तो वहाँ पे हम घर्षण बल वहाँ पे कम हो जाता है बिल्कुल, तो वहाँ पे चलते हैं तो कैसे हम लोग छलक के गिर जाते हैं ना, तो वही जो घर्षण बल कम हो जाता है इसीलिए हम लोग छलक के गिर जाते हैं। चलते वाहन को रोकने में मदद मिलती है। जैसे गाड़ी कोई चल रही है तो उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, तो घर्षण के कारण फिर वो चक्का जो खांचा होता है उसी के कारण वो रुक जाता है। अगर वही खांचा नहीं बना था तो ब्रेक यहाँ मारते हैं तो जाता है, एक लट्ठे बाद रुकता है। ठीक है, चलिए अगला है इसकी हानियाँ। हाँ, हानियाँ भी है भाई कुछ। जैसे कोई भी चीज़ जब है तो उसकी कुछ हानियाँ और कुछ लाभ। दुनिया में जो भी चीज़ बनी है हमने ऑलमोस्ट देखा है, सभी चीज़ें उसकी कुछ हानियां हैं तथा कुछ लाभ भी हैं। तो सबसे पहले यहीं पर भी इनका हानियां देख लेते हैं। मशीन के कल पुर्जे खराब जल्दी होते हैं घिसकर। जैसे जब आप कोई मशीन चलाते हैं कारखाना वगैरह में, तो उसमें जो है कल पुर्जे जो लगे होते हैं वो घिस जाते हैं, इसी के कारण, घर्षण के कारण। ठीक है, उसमें जो घर्षण का थोड़ा कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पुर्जे को घिसकर नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग स्नेहक तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आप सभी लोग जो है साइकिल में कभी न कभी तेल या ग्रीस तो लगाया ही होगा चैन में। जब चैन में किस लगाते हैं, अगर हम लोग ग्रीस नहीं लगाएंगे तो जल्दी से कट जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है ग्रीस का प्रयोग करते हैं। अब है बल के अन्य प्रकार। जैसे पहला चुंबकीय बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल या चुंबकीय पदार्थों के मध्य लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुवी। अगला है वैद्युत बल। वैद्युत बल मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप चुम्बक देखे होंगे ना, चुम्बक के एक नॉर्थ साइड लिखा होता है, एक साउथ साइड। तो ऐसे आप एक बार देखते हैं, उसको लोग चिपकाते हैं, फिर चिपक जाता है अपने आप, फिर वो जो छूटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अगला है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल कहलाता है। जो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन्हीं के बीच जो बल लगता है वही क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कणों पर आकर्षण प्रकृति का एक आरोपित बल करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला बल जो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगला होता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। थोड़ा सा अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो जैसे देखिए कोई भी पृथ्वी जो है अपने ओर जो खींचती है कोई भी सामान, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। ठीक है, और इसका जो इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 9.8। ठीक है, अब है अगला न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल या नियम कहते हैं। ठीक है, इनके कौन से नियम है इसको देख लेते हैं। इनके नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक तथा उनके बीच लगने वाले दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपने जो है कक्षा 11 में आप अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा।
जैसे देखिए माना दो पिंड m1 और m2 है, दो पिंडों के बीच क्रम से दूरी क्या है r है, यदि उनके बीच लगने वाला बल F है तो F जो है प्रोपोर्शनल m1 m2 बराबर पहला समीकरण और F अनुक्रमानुपाती 1/r², ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसके बाद जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, F = m1 m2 अपान r²। ठीक है, जहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती बराबर होता है g का हम लोग मान रखते हैं। जैसे g का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। यह क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है। और इसके पहले जो हम बताए हैं गुरुत्वाकर्षण, वो क्या होता है, वो स्मॉल जी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसको, और इसको क्या करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है कैपिटल जी का होता है 6.67 × 10⁻11 होता है, और जो स्मॉल जी का मान होता है वह क्या होता है, 9.8 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा समझ से ये अब जो फिजिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का आएगा। ठीक है, अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए, PDF के लिए आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल मिलेगा और एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो उसमें से आप किसी को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे हम दोनों जगह जो PDF जो है इसका भेज दिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।